हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणुजनन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो शुक्राणु के बनने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये प्रक्रिया टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस नलिकाएं जो पाई जाती है, उनके अंदर संपन्न होती है। It occurs in the seminiferous tubules of the testes. The seminiferous tubules are lined by germinal epithelium. जहाँ पर अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे टेस्टिस का और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, तो जो सेमिनिफेरस नलिका है वो बाहर से उसके चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है वो जर्मिनल एपिथेलियम का होता है। ठीक है ना, जर्मिनल एपिथेलियम के चारों तरफ, ठीक है ना, एक आवरण भी पाया जाता है। उसके नीचे जो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो उसके अंदर की तरफ जो लेयर पाया जाता है उसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है, जिसके अंदर स्पेरिकल सेल्स जो कि आगे चल के प्रिमोडियल जर्म सेल्स की तरह काम करती है, और जो कि कोलुमनर सेल्स होती है स्तंभाकार, वो आगे चलकर क्या करती है, नर्स सेल की तरह काम करती है, सटोली सेल की तरह काम करती है। The germinal epithelium consists of a large cuboidal primary or primordial germ cell। तो वही बात है, जो क्यूबिडल प्रकार की क्यूब नुमा आकृति की होती है वो प्रिमोडियल जर्म सेल की तरह काम करती है। एंड कंटेन सर्टन आर टाल सोमाटिक सेल्स कार्ड सर्टोली सेल। तो कुछ लंबे आकार के, स्तंभ आकार के सोमाटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको सर्टोली सेल, जो कि स्पर्म को पोषण प्रदान करती है, जिसको नर सेल कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटिड्स का निर्माण और स्पर्मेटोजोआ के जो आकार के निर्माण होता है, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, मतलब जिससे स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बनता है, उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ही आता है और उसका ही पार्ट है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का अर्थ ये हो गया, प्रिमोडियल जो जर्म सेल्स होती हैं, इससे स्पर्मेटिड्स का निर्माण होना और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होना, ये दोनों प्रक्रिया है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आती है। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, इट इंक्लूड्स 3 फेसेस। जहां अपन ने गेमेटोजेनेसिस पढ़ा था उसके अंदर 3 फेसेस पढ़े थे। पहला फेसेज होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें कोशिका अपनी संख्या बढ़ाती है। दूसरा फेज होता है ग्रोथ फेज, जिसमें वो आकार बढ़ाता है। तीसरा फेज होता है मैच्योरेशन फेज, जिसमें स्पर्म परिपक्व अवस्था में आता है, जो इसके अंदर मियोसिस देखने को मिलता है और सूत्री विभाजन अपन को देखने को मिलता है। तो पहले अपन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसके अंदर जो प्रिमोडियल जर्म सेल है, ठीक है ना, जिससे स्पर्मेटोगोनिया या 4 स्टेप्स में माइटोसिस होता है, ठीक है ना। एट सेक्सुअल मैच्योरिटी द अनडिफरेंशिएशन प्रिमोडियल जर्म सेल्स, ठीक है ना, अनडिफरेंशिएट जो मतलब डिफरेंशिएट नहीं हो पाती है, उस प्रिमोडियल जर्म सेल से डिवाइड सेवरल टाइम्स बाय माइटोसिस। ए लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया आर प्रोड्यूस्ड। तो ये कई बार, सेवरल मतलब सॉरी, सेवरल मतलब बहुत बार ये समसूत्री विभाजन से विभाजित होती है और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। और वो स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। सॉरी, these are the two types, A spermatogonia and B spermatogonia। तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉइड होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, A स्पर्मेटोगोनिया और B स्पर्मेटोगोनिया। A स्पर्मेटोगोनिया सर्व एज द स्टेम सेल। तो जो A स्पर्मेटोगोनिया है वो स्टेम कोशिकाओं की तरह काम करता है। डिवाइड टू फॉर्म ए एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया, जो कि और स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, जबकि जो B स्पर्मेटोगोनिया टाइप है वो द प्रकशर ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म के लिए उत्तरदायी होता है या स्पर्म को इनिशिएट करता है उसको स्पर्म के निर्माण के लिए, ठीक है ना। तो स्पर्मेटो जो प्रिमोडियल जर्म सेल है उससे बहुत सारे माइटोसिस होकर स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, ठीक है ना। तो वो स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना। वो स्पर्मेटोगोनिया 2 तरह के हो सकते हैं, ए टाइप और बी टाइप। तो ए टाइप है वो जर्म सेल की तरह काम करते हैं, और बी टाइप है जो एक प्रकशर की तरह काम करते हैं, इनिशिएटर की तरह काम करते हैं, इंडिजर की तरह काम करते हैं। ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो स्पर्म आगे चल के बनेगा तो वो क्या है, वो स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप है, वो स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप है, ये आगे चल के स्पर्म बढ़ेगा। जबकि ए टाइप है वो स्टेम सेल्स की तरह रहेगा, वो आगे स्पर्मेटोगोनिया बनाता रहेगा। तो जो बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया है वो एक्टिवली क्या करेगा, अपना आकार बढ़ाएगा। ग्रोथ मतलब इंक्रीजिंग देयर साइज, तो वो अपना आकार बढ़ाता है, और आकार बढ़ के वो क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है,
डिप्लॉइड होता है। तो तभी स्पर्मेटोगोनिया एक्चुअली ग्रोज इनटू ए लार्जर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। हो गया ना ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है बी टाइप का, वो अपना आकार, यहाँ मान लो ये स्पर्मेटोगोनिया है, तो ये अपना ग्रोथ करेगा तो ये अपना आकार बढ़ा लेता है, लेकिन वो होता डिप्लॉइड है। तो ये कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जबकि ये क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है ना, स्पर्मेटोगोनिया कहलाएगा। तो ये अपना आकार बढ़ाता है, ग्रोथ करता है, तो उसको, उस फेज को ग्रोथ फेज कहा जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, ठीक है ना, जिसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया बहुत बार डिवाइड होता है समसूत्री विभाजन से, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना जाता है, एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें दो टाइप्स के स्पर्मेटोगोनिया हो सकते हैं। ए टाइप के जो स्टेम सेल की तरह काम करते हैं, बी टाइप के स्पर्मेटोगोनिया होंगे जो आगे चल के स्पर्म का निर्माण करते हैं। तो ये बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया है, जिससे ग्रोथ किया इसने, ग्रोथ फेज, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो क्या है, डिप्लॉइड है। और स्पर्मेटोगोनिया क्या है, डिप्लॉइड है। स्पर्मेटोगोनिया किससे बना, प्रोमोडियल जर्म सेल से बना। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से वो क्या है, मियोसिस में जाएगा। तो मियोसिस में भी दो टाइप्स, मियोसिस फर्स्ट, जो कि लंबा फेज होता है, जिसके अंदर प्रोफेज फेज जो फर्स्ट है, मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट है, वो सबसे लंबा होता है। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस जो फर्स्ट है वो रेडेशनल डिवीजन है, और मियोसिस सेकेंड है वो क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, समान रूप से डिवीजन होता है। जबकि मियोसिस सेकेंड है, जिसके अंदर क्रोमोसोम है वो संख्या में आधे हो जाते हैं, और मियोसिस सेकेंड में जो क्रोमोसोम है वो आकारिकी रूप से आधे हो जाते हैं। यहाँ पर यदि 46 थे, यदि ह्यूमन की बात करें, तो यहाँ पर ये 23 और 23 रह जाएंगे। लेकिन ये यहाँ पर क्या है, बाईवेलेंट है, उसके अंदर दो क्रोमोटिड्स है। और जब मियोसिस सेकेंड में ये जब करेंगे और इस पर बनेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रोमोटिड्स, एक क्रोमोटिड्स वाला क्रोमोसोम रहेगा, सिर्फ वन क्रोमोटिड्स वाला क्रोमोसोम रहेगा। जबकि यहाँ पर दो क्रोमोटिड्स वाले क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे सेकेंड स्पर्मेटोसाइट्स में। और सेकेंड स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड है, जबकि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो क्या है, डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। और सेकेंड स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनेगा, जो कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और आकारिकी रूप से जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, उस प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। और सेकेंड स्पर्मेटोसाइट से फर्स्ट मियोसिस और सेकेंड मियोसिस के पश्चात जब स्पर्मेटिड्स बनता है, तो उसको मैचुरेशन फेज कहा जाता है। तो ये तीन फेज देखने को मिलते हैं oogenesis में और स्पर्मेटोजेनेसिस में, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो ए 2 सक्सेसिव डिवीजन। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉइड है, जो स्पर्मेटोगोनिया से बना है। ये डिवीजन करेगा, ग्रोथ करके बना है, और इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा, और इसके पश्चात ये क्या कराएगा, मैचुरेशन फेज कहलाएगा। द फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन इज ए रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि फर्स्ट मियोसिस है वो रिडक्शन बोलता है, रिड्यूस होते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम कम होते हैं। हेंस द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स इनटू ए 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, क्योंकि ये यहाँ 2n था और फिर ये n बन गया, एंड कॉल इट दैट कॉल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो क्या है, हैप्लॉइड है। वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नाउ अंडरगोज ए सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन। तो मैचुरेशन के अंदर दो डिवीजन होते हैं, जहां पर पहला जब फर्स्ट मियोसिस होता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो डिप्लॉइड था, उससे हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। और जब सेकेंड मियोसिस होता है, जो कि इक्वल होता है, जो कि माइटोसिस की तरह होता है, जिसके अंदर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। बोथ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स नाउ अंडरगो ए सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन व्हिच इज एन ऑर्डिनरी माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बाय ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बन गए, 4 स्पर्मेटिड्स बन गए, और वो 4 स्पर्मेटिड्स बने किससे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड था और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिस। तो जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म है, यानी कि स्पर्म जो सेल है, कोशिका, जो कि स्पर्मेटिड से बन रही है, वो क्या है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है, जिसमें स्पर्म आकारिकी रूप से उसका हेड, उसका नेक, उसका टेल या उसका मिडल पीस, ये सब बनते हैं,
तो उस प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू इनटू स्पर्मेटोजेना इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्माटेलियोलिसिस, यानी कि स्पर्म के अंदर नेक, टेल और उसके मिडिल पीस का निर्माण होना। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजेना बनता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। द स्पर्मेटोजोआ आर लेटर ऑन नोन एज ए स्पर्म। तो उसके बाद जो स्पर्मेटोजोआ होता है वो स्पर्मेटिड्स की जगह क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजोआ कहलाता है या फिर स्पर्म कहलाता है। दस द 4 स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्क स्पर्मेगोनियम। तो एक स्पर्मेगोनियम से कितने? 4 स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हैड बिकम, तो जैसे ही मियोजेनेसिस हो जाता है और स्पर्मेटोजोआ बन गया है या स्पर्म बन गया है, जिसको स्पर्म भी कह सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं, जो कि एक पूरी डेवलप्ड स्पर्म कोशिका है स्पर्म की, वो क्या करती है? जो पोषण कोशिकाएं होती है, साइटोल कोशिकाएं होती है, उसके अंदर धस जाती है। फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द, और उसके पश्चात जो क्या करती हैं? उसको साइटोल कोशिकाओं के द्वारा छोड़ दिया जाता है और वो उसके सेमिनिक्यूलेटर का जो ल्यूमेन है उसके अंदर आ जाती है और फिर प्रोसेस चालू होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस द चेंजेस इन द स्पर्मेटिड्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो जो स्पर्मेटिड्स होता है उसके अंदर जो उसके रूपांतरण होते हैं आकार के रूप से, तो वो स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। बिकॉज द स्पर्मेटोजोआ इज वेरी एक्टिव एंड मोटाइल एंड मोबाइल वन। तो स्पर्मेटोजोआ होता है उसका क्या है? पश्च भाग बन जाता है, ठीक है ना, एक्सियल फिलामेंट उसके अंदर डेवलप हो जाता है, जिस वजह से वो मूव कर पाता है, चल पाता है, उसकी मोबिलिटी डेवलप होती है। तो सुपरफिलियस मटेरियल ऑफ द डेवलपिंग स्पर्म आर द डिस्चार्ज एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेसिएशन टेक्स प्लेस इन द स्पर्म सेल थ्रू द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो बहुत सारे 1 by 1 स्टेप्स के पश्चात ही जो स्पर्मेटिड्स है वो एक एक्टिव स्पर्मेटोजोआ के रूप में आता है। ड्यूरिंग स्पर्मोजेनेसिस टू मेजर पार्ट्स ऑफ द स्पर्म्स द हेड एंड टेल्स आर फॉर्म्ड द फॉलोइंग प्रोसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ हेड देखते हैं पहले, कैसे उसके अग्रभाग का, हेड का, सर का निर्माण होता है। द 2 मेजर पार्ट्स ऑफ द स्पर्म हेड, द न्यूक्लियस एंड द एक्रोसोम। तो जो हेड के पार्ट है जहाँ स्पर्म का अपना स्ट्रक्चर पड़ा उसमें अपन देखें तो हेड रीजन में क्या आते हैं? एक तो केंद्रक आता है, दूसरा उसके आगे की तरफ एक्रोसोम होता है जो गोल्जी काय से बनता है। अंडरगो द फॉलोइंग changes to form the sperm head. Changes in the nucleus during spermiogenesis. The nucleus spermatid shrinks by losing much of water from the nucleus cap and the chromosomes become closely packed into a small volume. तो न्यूक्लियस स्पर्मियोजेनेसिस के जो केंद्रक है वो पानी को बहुत सारा छोड़ देता है और वो श्रिंक हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। होल राइबोन्यूक्लिक एसिड एलिमिनेटेड, उसके अंदर से जो जितना भी राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो बाहर निकल जाता है। लिविंग ओनली द जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ उसके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है वही रहता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड बाहर हो जाता है। द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ही उसके अंदर रहता है। Thus the material which is not directly concerned with the transformation of hereditary character is removed from the nucleus। तो केंद्रक से जितना भी जो पदार्थ है जिसको स्थानांतरित होना है एक अनुवांशिक पदार्थ के रूप में या अनुवांशिक लक्षण के रूप में, उसके अलावा दूसरा जितना भी पदार्थ है वो न्यूक्लियस से एलिमिनेटेड हो जाता है, बाहर कर दिया जाता है या बाहर हो जाता है। द स्फेरिकली शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज आल्सो बिकम elongated and narrow. This shape is obviously adaptation for the propulsion। तो इसका जो आकार है उसका अनुकूलन हुआ है कि वो आराम से मूव कर सकते हैं, प्रपोलेशन कर सकते हैं, इसके अंदर सर्टेन टाइम जो मूवमेंट होता है लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर, वो कर सके। तो उसके लिए इसका जो हेड का जो शेप है वो उत्तरदायी है। एज वेल एज फॉर द पेनिट्रिंग, एज वेल एज उसके जो ओवम है उसके अंदर घुसने के लिए जो उसका शेप है वो उस प्रकार का डेवलप हुआ है। डिफरेंट एनिमल्स इट एज्यूम्स डिफरेंट शेप। हर एक जो जितने भी जीव है उनके अंदर ये देखने को मिलेगा कि जो स्पर्म का जो अग्रभाग है वो अपने हिसाब से आकार में उसमें अल्टीमेटली डिटरमाइन द पर्सपेक्टिव शेप, उसका आकार में कहीं न कहीं भिन्नता देखी जाती है। ये स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटिया गोल्जी बॉडी, अर्ली न्यूक्लियस, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी से एक्रोसोमल वैक्यूल्स, एक्रोसोमल से एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स, ठीक है ना, ये गोल्जी का है। ये जो आप स्पर्मेटोगोन, ये पूरा स्पर्मेटोगोनिया एक सेल है, ठीक है ना, ये इसके अंदर गोल्जी का है। ये बाद में ये जो न्यूक्लियस है ये आप पूरा देख रहे हैं न्यूक्लियस है, इसके अंदर धीरे धीरे जो राइबोन्यूक्लियो एसिड है वो बाहर हो जाते हैं। सिर्फ राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है वही रहते हैं जो स्थानांतरित होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में वही रह पाते हैं, ठीक है ना।
दूसरे जितने भी है जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक, वो सारे एलिमिनेटेड हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है जो कि डिप्लॉयड होता है, ठीक है ना। उसके पश्चात न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये गोल्जी का है जो रिंग शेप में आ गया है, ये गोल्जी का यहाँ ग्रेन्यूल्स के रूप में ब्रेक डाउन हो रहा है और ये फिर धीरे धीरे एक्रोसोमल का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कलेक्टेड हो गया, दूसरा जो गोल्जी का मटेरियल है वो डिजोल्व हो गया, ठीक है ना। ये तो और उसके पश्चात इसके अंदर मूवमेंट होता है और ये हेड में आ जाता है, ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल यहाँ आ गया, ये न्यूक्लियस एक्रोसोमल वैक्यूल्स डेवलप हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। जितने भी इसे लगाकर एफ तक के जो भी डायग्राम है, इट्स शोइंग स्पर्मियोजेनेसिस, सक्सेसिव स्टेज ऑफ मैच्योरिंग स्पर्मेटिड्स। गोल्जी का है वो धीरे धीरे, जैसे ये गोल्जी बॉडी है, ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स यहाँ डेवलप हो गया, बाकी जो गोल्जी का जो पार्ट है गोल्जी का वो धीरे धीरे उसके अंदर, ठीक है ना, डिजोल्व हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं एक के बाद एक डायग्राम के अंदर, ये एक्रोसोमल वेसिकल्स के रूप में एक रिक्तिका के रूप में डेवलप्ड होता है और फिर ये धीरे धीरे इसकी चारों तरफ मेम्ब्रेन बनती है और ये एक्रोसोम के रूप में विच कंटेन हाइलोयूनिडेज एंजाइम जो कि स्पर्मलाइजिन, जिसको भी स्पर्मलाइजिन भी कहते हैं, जो कि पेनिट्रेशन में काम आता है। जब स्पर्म ओवम के अंदर प्रवेश करता है तो उसमें वो स्पर्मलाइजिन या हाइलोयूनिडेज जो कि काम आता है। Golgi phase, the young spermatids round with the spherical nucleus. The Golgi apertures secrete glycoprotein-rich granules which stand with the periodic acid Schiff's technique. तो periodic acid Schiff's technique, तो glycoprotein-rich granules है वो secrete करता है, और that granules separate to as a pro-acrosomic granules. तो वो granules होते हैं, वो pro-acrosomic granules के granules मतलब कण के रूप में काम करते हैं। Fused to form a single large acrosomal. तो वो क्या है कि आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा एक्रोसोमल ग्रेन्यूल का निर्माण करते हैं जो कि न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है। कैप फेस द एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स फ्लैटनेट्स, तो वो फिर फ्लैट हो जाता है, लंबवत हो जाता है ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर टू फॉर्म हेड कैप, तो उसके जो सर भाग होता है उसका कैप का निर्माण करता है। द गोल्जी एपरेचर्स व्हिच सीक्रेट्स द एक्रोसोम सेपरेट्स फ्रॉम द हेड कैप एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो जो गोल्जी का है जिसने एक्रोसोम का निर्माण किया था, जो कि एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स जो बने थे, तो दूसरा जो भाग है गोल्जी का जो ये एक्रोसोम के सीक्रेशन करने के पश्चात वहां से सेपरेट हो जाता है और फिर वो दूसरे ध्रुव की तरफ अपोजिट पोल की तरफ आ जाता है। द सेंट्रियोल विच आर क्लोज टू द न्यूक्लियस ऑन द साइड अपोजिट द एक्रोसोम कैप डेवलप्ड ए फ्लेजुलम। जो सेंट्रियोल है विच आर क्लोज टू, जो न्यूक्लियस के पास में होता है, ऑन द साइड ऑफ अपोजिट द एक्रोसोम, एक्रोसोम कैप के एकदम विपरीत साइड में, वो क्या करता है धीरे धीरे उसके जो स्पर्म का फ्लेजुलम है उसका निर्माण करता है। एक्रोसोम फेज, द डेफिनेटिव मॉर्फोलॉजिकल काउंटर of the acrosome become clearly defined, the remaining part of the Golgi apparatus is greatly reduced. तो Golgi apparatus का जो बचा हुआ जो भाग था वो धीरे धीरे कम हो जाता है, discarded from the sperm as a Golgi rest, जो कि स्पर्म से बाहर कर दिया जाता है एज ए Golgi rest के रूप में, along with the some cytoplasm कोशिका द्रव के साथ में। The some spermatozoa, the axial body are acrosomal core appears in between the acrosomal granules. कुछ ऐसे स्पर्मेटोजोआ होते हैं जिनके एक्सियल बॉडी या एक्रोसोमल जो कोर होता है उसके बीच में एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, बिटवीन द एक्रोसोमल ग्रेन्यूल एंड न्यूक्लियस प्रोड्यूसिंग इटसेल्फ फ्रॉम बिहाइंड इनटू द एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, दिस बॉडी डेवलप्ड ड्यूरिंग इट्स अप्रोच। तो इन द स्पर्मेटोजोआ द एक्सियल बॉडी या फिर अपन कहें एक्रोसोमल कोर है एपियर्स, जो कि एक्रोसोमल या एक्सियल बॉडी है वो कहाँ आती है, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल और न्यूक्लियस के बीच में, which producing itself from the behind into the acrosomal granules. तो this body develops during its approach to the egg. तो ये egg को अप्रोच करने के लिए, अंडे से अप्रोच करने के लिए ये बनती है। इट कंटेन्स ए फ्यू एंजाइम्स, तो इनके अंदर कुछ एक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो किसके लिए उपयोग होते हैं, यूज टू डिजोल्व द मेम्ब्रेन, जो एग की जो झिल्ली होती है उसको डिजोल्व करने के लिए काम आते हैं ड्यूरिंग निषेचन के समय। तो ये कॉल्विन और कॉल्विन ने 1961 में ये ज्ञात पता किया कि जो एक्रोसोम ग्रेन्यूल्स है जो गोल्जी बॉडी के द्वारा बनाया गया है उसके न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ एज ए कैप के रूप में, एज ए टोपी के रूप में हम देखने को मिलता है, तो उसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम्स निषेचन के समय जब अंडाणु की जो बाहर वाली परत है, झिल्ली है, उसको डिजोल्व करने में सहायक होते हैं।
Formation of the tail of spermatozoa. The centrosome of a spermatids after the second meiotic division. तो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन के पश्चात जो स्पर्मेटिड्स बनता है कंस्टिट ऑफ ए टू सेंट्रियोल, तो उसके अंदर टू सेंट्रियोल विच हैव द स्ट्रक्चर ऑफ ए टू सिलेंड्रिकल बॉडीज। तो उसके अंदर दो सिलेंड्रिकल बॉडीज का स्ट्रक्चर पाया जाता है सेंट्रियोल के अंदर, लाइंग एट द राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल में ऐसे अरेंज होते हैं। तो एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, ये सिलेंड्रिकल रूप में होते हैं इस तरह, जहाँ अपन ने कोशिका विभाजन पढ़ा था वहां पर देखे थे। तो ये सेंट्रियोल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ स्पर्म मेटामॉर्फोसिस द टू सेंट्रियोल्स मूव टू ए पोजीशन जस्ट बिहाइंड द स्पर्म न्यूक्लियस इन द फ्यूचर। तो जो राइट एंगल के अंदर दो सेंट्रियोल उपस्थित थे, तो वो जैसे ही जो स्पर्म मेटामॉर्फोसिस होना शुरू होता है स्पर्म के अंदर, स्पर्म के डेवलपमेंट अंग होने शुरू चालू होते हैं, जितने भी इसके जो आकारिक रूप से जो इसके भाग है, तो उस समय क्या करता है सेंट्रियोल वो होता है, वो मूव होके उसके जो केंद्र के उसके पीछे की तरफ आ जाता है, बिहाइंड द स्पर्म न्यूक्लियस इन द फ्यूचर नेक, आगे आने वाली जो उसकी नेक बनती है उसमें उस जगह पर आ जाता है। ये डिप्रेशन इज फॉर्म्ड, तो न्यूक्लियस होता है उसके पीछे की तरफ एक धसा हुआ भाग का निर्माण होता है, जिसके अंदर एक सेंट्रियोल प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना। और डिप्रेशन इन विच इट्स एक्सिस अप्रोक्सीमेटली एट ए राइट एंगल्स टू द मेन एक्सिस ऑफ स्पर्म, तो वहां पर वो दोनों के दोनों न्यूक्लियस धस जाते हैं। वन ऑफ द टू सेंट्रियोल्स, एक में से एक सेंट्रियोल उसके अंदर धस जाता है और एक सेंट्रियोल पीछे पे रह जाता है। तो अगर भाग की तरफ जो धसता है वो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहता है, और पीछे की तरफ जो रह जाता है वो डायस्टल सेंट्रियोल कहलाता है। दिस इज द प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड द अदर सेंट्रियोल, the distal centriole takes its position behind the proximal one of its axis, coinciding with the longitudinal axis of the spermatozoa. The distal centriole now give rise to the axial filament. तो जो distal centriole पीछे रह गया वो क्या करता है, axial filament का बनाता है, which is several as a basal granules. Most of the mitochondria of spermatids concentric around the distal centriole and proximal upper part। तो ज्यादातर जितने भी जो स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ आ जाते हैं, डायस्टल सेंट्रियोल के अराउंड आ जाते हैं। सेंट्रियोल एंड प्रोक्सिमल अपर पार्ट ऑफ द एक्सियल फिलामेंट, जो एक्सियल फिलामेंट का अगर भाग आता है, फॉर्म द नेक एंड मिडल पीस ऑफ द टेल ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो जो टेल मिडल पीस होता है उस जगह पर वो स्पाइरल के फॉर्म के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया। इन द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म द माइटोकॉन्ड्रिया लूज देयर individuality by fusing to a greater larger extent. In mammals, the mitochondria join in a one continuous body. तो mammals के अंदर ये देखा गया है वो continuous body के रूप में और becomes twisted spirally। तो ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। एक माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, एक बीच में एक्सियल फिलामेंट आ जाते हैं, जहां पर अपने स्ट्रक्चर पड़ा है स्पर्म का, उसके अंदर आपने देखा होगा प्रोक्सिमल। इन अदर मेमल्स हाउएवर नो स्पाइरल अरेंजमेंट। तो दूसरे जो मेमल्स है उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट है वो स्पाइरल नहीं हो सकता, बट instead mitochondrial fuse together to form a massive clumps called mitochondrial body। तो कई बार ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एक साथ फ्यूज हो गए। मेमलियन अपने अंदर, ह्यूमन के अंदर देखें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एक्सियल फिलामेंट के स्पाइरल एक्सियल फिलामेंट की तरह अरेंज्ड है, जबकि एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ का अरेंज्ड है और जो कि स्पाइरली अरेंज्ड है। जबकि दूसरे जो मेमल्स है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके नेक रीजन में वो क्या हुआ, फ्यूज हो गया और उन्होंने क्या कर दिया, मैसिव क्लम्प्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल बॉडीज बना दिया। द साइटोप्लाज्म फॉर्म्स ए कंडेंस्ड लेयर कॉल्ड, तो उसके कोशिका द्रव्य उसने एक घना गहरा उसके चारों तरफ जो माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पाइरली अरेंज्ड है उसके चारों तरफ एक स्तर बनाया है, जिसको क्या कहा जाता है, सेंचेट कहा जाता है। अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द मिडल पीस द मेंचेट इज आल्सो सराउंडेड बाय द पोस्टीरियर। तो मेंचेट के चारों तरफ भी एक पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। तो मेंचेट किसके चारों तरफ है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द, जो पश्च भाग है किसका, स्पर्म का, हेड का। तो अपने बात की कि जो न्यूक्लियस है उसके आधे भाग से लगाकर उसका पूरा जो मिडिल पीस है वहां तक मेंचेट पाई जाती है। वेयर इट डज नॉट कवर बाय द कैप, जो कैप है वो उसको ये मेंचेट कवर नहीं करती है। तो ये रेस्ट जो अपन देख रहे हैं ये स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ टेल ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ की टेल है उसका कैसे निर्माण होता है। तो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स गोल्जिका के सीक्रेशन के पश्चात गोल्जिका है वो पश्च भाग की तरफ चला जाता है, ये इसका हेड रीजन है ये। तो इसके पीछे ये फिर धीरे धीरे टेल का निर्माण होता है और सेंट्रियोल जो है वो भी यहाँ इसके न्यूक्लियस के पीछे की तरफ चले जाते हैं। और वो फिर क्या करते हैं, एक तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो आगे की तरफ रहता है जो क्लीवेज में काम आता है, और जो डायस्टल सेंट्रियोल है वो क्या करता है, पीछे एक्सियल जो फिलामेंट है उसका निर्माण करता है। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया है जो उसके नेक मिडिल पीस में स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं और उसके चारों तरफ एक साइटोप्लाज्मिक जो स्तर बनता है जिसको मेंसेट कहते हैं, और वो करीब करीब न्यूक्लियस जो है उसके आगे तक यहाँ तक और मिडिल पीस तक होता है जिसको मेंसेट कहा जाता है।
ए डार्क रिंग कॉल्ड रिंग सेंट्रियोल ऑफ अननोन फंक्शन। तो रिंग सेंट्रियोल भी पाया जाता है जिसका फंक्शन अननोन है, पोस्टीरियर एंड पे पाया जाता है मिडिल पीस में, इन द फॉर्म ऑफ बाउंड्री बिटवीन द मिडिल पीस एंड प्रिंसिपल पीस ऑफ द स्पर्म tail. In most animal except mammals, the principal piece and tail piece of the sperm are composed of the axial filament. तो जो मिडल पीस और टेल पीस है वो एक्सियल फिलामेंट का बना हुआ है ओनली। इन मेमल्स द एक्सियल फिलामेंट ऑफ द प्रिंसिपल पीस अकाउंट इन बाउंड द आउटर साइड बाय द मच थिकर फाइबर विच आर वीड शेप एंड क्रॉस। तो उसके चारों तरफ एक थिकर फाइबर भी पाया जाता है, एक स्तर भी पाया जाता है। दिस फाइबर्स स्टार्ट इन द मिडिल पीस बट डू नॉट रीच अप टू द। तो मिडिल पीस है उसके चारों तरफ तो वो देखने को मिलता है, लेकिन जो टेल रीजन है वहां पर वो देखने को नहीं मिलता है। और उसके पश्चात टेल के पास तो एंड रीजन आता है, वहां सिर्फ खाली एक्सियल फिलामेंट ही पाया जाता है, एंड पीस ऑफ द स्पर्म। द फाइबर ऑफ द एक्सियल फिलामेंट ऑफ ए मेम्ब्रेन स्पर्म टेल आर आल्सो सराउंडेड बाय द फ्लैटनेट bonds which occur as a semi-circular ribs articulating with the each other on the opposite sides of the sperm tail. The end piece has only axial filaments। तो जो सबसे अंतिम सिरा होता है जहाँ पर ओनली सिर्फ एक्सियल फिलामेंट्स पाए जाते हैं जिसकी तरफ किसी प्रकार का साइटोप्लाज्मिक कवर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन which remains covered with the cytoplasm। बायोकेमिकल स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, नंबर ऑफ बायोकेमिकल इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग द स्पर्म। तो ये वाला टॉपिक अपन टाइम इस वीडियो ने ज़्यादा टाइम ले लिया है, तो ये वाला टॉपिक जो बायोकेमिकल चेंजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस है इसको अपन अगले वीडियो लेक्चर के थ्रू पूरा करेंगे। थैंक यू।